जय हिंद। आप सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट का चौथा दिन। ये जो आप लोग देख रहे हैं लूसेंट, उसी को हम लोग देखेंगे। आज चौथा दिन है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ लिए हैं और प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। आज सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग देखेंगे एकदम शुरू से। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो सिंधु सभ्यता का काल है उसके बारे में जानेंगे। कितना से कितना ईस्वी पूर्व के से माना गया है। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है C14 कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा मानी गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आगे देखेंगे, नई NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। जो नई NCERT है उससे सिंधु सभ्यता का जो समय काल है वो कितना माना गया है? 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। इसका जो मुख्य शहरी चरण है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना गया है। आगे देखेंगे, जो रेडियो कार्बन C14 है उसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। C14 विश्लेषण जो पद्धति है अध्ययन करने का, जो सर्वमान्य तिथि हम लोग देखते हैं, उसका खोज किया था अमेरिका के रसायन शास्त्री VF लीबी। रसायन शास्त्री, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री अमेरिका के जो हैं VF लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। C14 में जितनी पदार्थ की मात्रा कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज कितना ईस्वी में किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे देखेंगे, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने। आगे देखें, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत का गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मानदा यानी जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित है सुतगंगीडोर में, और पूर्वी कहाँ है? हिंडा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहते हैं। तो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी।
क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आगे आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता में जो 6 सबसे बड़े नगर हैं उसी को मान्यता दी गई है। आगे देखेंगे कौन कौन है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारीवाला, चौथा है राखीगढ़ी, पांचवा है धौलावीरा एवं छठा है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन को ही मुख्य 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल जो सिंधु सभ्यता का है वो कहाँ देखा गया है? गुजरात में देखा गया है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। आगे देखेंगे लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का 2 बंदरगाह कौन कौन था? लोथल एवं सुरकोटदा। आगे देखेंगे जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगन से प्राप्त होता है। और नक्शीदार जो ईंटा का प्रयोग हुआ था वो कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगन से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर लंबा और चौड़ा 7.01 मीटर और गहरा था 2.43 मीटर। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जो स्नानागार है वो क्या था? स्नान करने का कुंड था, जिसमें 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। 2 तरह से सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए और उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। जो स्नानागार है उसमें भरने के लिए पानी कहाँ से निकाला जाता था? कुआं से निकाला जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। बोल रहा है कि यहाँ जो विशेष दिन होता था, जैसे कोई पर्व हो गया या त्योहार हो गया, उसी में यहाँ नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आगे देखेंगे अग्निकुंड याज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। आप सब लोग सिर्फ अभी समझते चलिए, इसके बाद हम लोग पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर देंगे उसी पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर वो है, उसमें आप लोग को पूरा का पीडीएफ दे दिया जाएगा। आगे देखेंगे हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की जो मोहरें थे उस पर सबसे अधिक किस पशु का मिलता था मोहर? एक सिंगी पशु का। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। जो हड़प्पा के जो खोज कर रहे थे तो वहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाई दिया गया।
मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोदड़ो में है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ थे? लोथल एवं चंदोदड़ो में स्थित थे। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आगे देखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। यानी सिंधु सभ्यता में जो घर बन रहे थे उसमें नक्शा का प्रयोग किया। वो किस पद्धति पर किया? ग्रिड पद्धति अपनाई। आगे देखेंगे, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो सिंधु सभ्यता में जो घर था वो सड़क की ओर खिड़की न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर का जो घर का दरवाजा था वो सिर्फ मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी घर थे उसका खिड़की सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल नगर के सिर्फ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल कौन कौन थी? गेहूं और जौ। आगे देखेंगे, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनवाली से मिला। मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले उससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से ही प्राप्त हुए। आगे देखें, सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जिससे प्रमाण होता है कि उस समय घोड़ा का भी लोग प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे, तौल की इकाई सभ्यता 16 के अनुपात में थी। जो सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई थी जो कितनी अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। आगे हम लोग देखेंगे, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है उसका खोज किसने किया था वो हम लोग जानेंगे, और वर्तमान स्थिति जानेंगे, और कहाँ वो स्थित है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। आगे देखेंगे चनहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। स्थित कहाँ है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में। चनहुदड़ो भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, नवाब शाह जिला में। चनहुदड़ो की खोज को किसने किया था? मैके ने किया था 1925 ईस्वी में। चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? मैके ने की थी 1925 ईस्वी में। आगे देखेंगे कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन का खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने 1951 में। कालीबंगन का खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में। आगे देखेंगे कोटदीजी। कोटदीजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटदीजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान बसा हुआ है। और कोटदीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद 1953 में। कोटदीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद 1953 में। आगे देखेंगे रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सादर नदी के किनारे बसा हुआ है, मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ है? गुजरात का कटियावाड़ जिला में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात का कटियावाड़ जिला में है। और रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने 1953-54 में। रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। आगे देखेंगे रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। रोपड़ जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। पंजाब का रोपड़ जिला में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब का रोपड़ जिला में। रोपड़ की खोज किसने किया था? यागदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खोज किसने की थी? यागदत्त शर्मा ने। आगे देखेंगे लोथल। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल कहाँ में है? गुजरात का अहमदाबाद जिला में। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। लोथल का खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1954 में। लोथल का खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1954 में। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में। लोथल का खोज किया था रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में। आगे देखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में बसा हुआ है। आलमगीरपुर का खोज किसने किया था? यागदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर का जो खोज किया था उसका नाम क्या था? यागदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में खोज किया था। आगे देखेंगे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दशक नदी के किनारे बसा हुआ है। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दाशक नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल अस्टाइन 1927 में खोज की थी। सुतकांगेडोर के खोज किसने किया था? ऑरेन अस्टाइल ने 1927 ईस्वी में खोज की थी। आगे देखें बनवाली। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई के किनारे स्थित है और हरियाणा का हिसार जिला में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और बनवाली का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी 1974 ईस्वी में। बनवाली का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में। आगे देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लुनी नदी किनारे बसा हुआ है। लुनी नदी किनारे बसा हुआ है और स्थित कहाँ में है? गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और लुनी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे धौलावीरा का खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने। धौलावीरा का खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। आगे देखेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है।
राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है, हिसार यानी हरियाणा में है, हिसार जिला हरियाणा में है। और राखी गढ़ी का खोज किसने किया था? 1963 में सूरजभान ने की थी। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। आगे देखेंगे मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है और जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। मांडा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। आगे देखेंगे रोजदी किस नदी पर है? भादर नदी पर। रोजदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भादर नदी। रोजदी स्थित है गोंडल तालुका, सौराष्ट्र गुजरात में। रोजदी कहाँ स्थित है? गोंडल तालुका, सौराष्ट्र गुजरात में। रोजदी का खोज किया था 1982 से 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई। आगे देखेंगे मिताथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चौरांग व यमुना के मध्य। मिताथल जो है चौरांग व यमुना के बीच में स्थित है और भिवानी हरियाणा यानी भिवानी हरियाणा में है। मिताथल की खोज किसने की थी? सूरजभान ने 1968 ईस्वी में। मिताथल की खोज किसने की थी? सूरजभान ने 1968 ईस्वी में। आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव वासी जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो यातायात के लिए या सामान एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए या कहीं पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे, जो भैंसा या बैल के द्वारा चलाया जाता था। आगे देखेंगे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया में के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का किससे अभिप्राय किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से है। आगे देखेंगे संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। आगे देखेंगे पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। आगे देखेंगे वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में ही वृक्ष का पूजा किया जाता था और शिव का भी पूजा किया जाता था। आगे देखेंगे सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार हुआ करता था वो देखेंगे। सबसे पहले आयातित वस्तुएं और प्रदेश हैं। तांबा का किस प्रदेश में हुआ? तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। तांबा कहाँ में है? तांबा किस शहर में प्रदेश में है? तांबा का व्यापार किस प्रदेश से किया जाता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान। चांदी का जो व्यापार होता था किस प्रदेश में होता था? अफगानिस्तान और ईरान में। अफगानिस्तान और ईरान में। सोना का कर्नाटक और अफगानी और ईरान में। सोना का कर्नाटक, अफगानी और ईरान में। टीन का अफगानिस्तान, ईरान। टीन का अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्त मेसोपोटामिया। शीशा का ईरान में। शीशा का कहाँ व्यापार किया जाता था? ईरान में। आगे देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ का है देन? हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह है वो संभवतः किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जो सिंधु घाटी है उसके नगरों में किसी भी मंदिर का होने का प्रमाण नहीं मिला है।
आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आगे देखेंगे पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुंवर वाला सांड जो है वो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना जाता है। आगे देखेंगे अस्त्री मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र श्रात्मक थे। मिट्टी की जो मूर्तियां मिली है उससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मात्र श्रात्मक थे। आगे देखेंगे सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी किस कपड़ों का प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का जो निवासी थे वो अपना मनोरंजन के लिए शिकार को पकड़ते थे और पशुओं को लड़ाते थे और चौपड़ और पासा खेलना भी आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। आगे देखेंगे सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। आगे देखेंगे कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। आगे देखेंगे पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। आगे देखेंगे शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाना और गाड़ना दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दफनाने का प्रथाएं कहाँ में थी? हड़प्पा में थी। हड़प्पा में जो शव होता था उसको दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था और हड़प्पा में उसको दफनाया जाता था। आगे देखेंगे लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियां मिली है। लोथल एवं कालीबंगन में युग में समाधियां मिली है। आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। जो सिंधु सभ्यता है उसका विनाश का सबसे प्रभावित क्या है? प्रभावी कारण क्या है? बाढ़ था। बाढ़ से ही सिंधु सभ्यता का जो है वो पूरी तरह से विनाश हो गया है। आगे देखेंगे आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग सिंधु सभ्यता को हम लोग पूरी पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उसमें सभी को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। एक मैसेज कीजिए, उससे आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। जय हिंद।